एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं टेम्पेस्ट प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि टेम्पेस्ट के नाम पर एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है और काफ़ी लंबे समय तक इसको लेकर हमने अपडेट्स में बातें करी, लेकिन फाइनली एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि टेम्पेस्ट स्टेल्थ फाइटर का जो फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेटर है ये शेप लेना शुरू कर चुका है। और ये जो फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा, इसको लेकर के रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 वर्षों में ये अपनी पहली उड़ान को पूरा भी करेगा। ये प्रोग्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्पेस्ट स्टेल्थ फाइटर एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि आने वाले भविष्य में फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे जो प्रोग्राम है इनकी आधारशिला भी रखेगा। आपको बता दें कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूँ तो कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कैपेबिलिटी वाइज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को सरपास करेंगे, जहां पर इसमें जो एडवांस रेडार सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स हैं और फ्यूचर के वेपन सिस्टम है, उनको इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। हालांकि अगर हम 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ टेम्पेस्ट ही नहीं है, बल्कि उसमें एनगैड यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जो कि अमेरिका का है वो भी इस समय डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा B-21 रेडर भी एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इस समय चाइना समेत दुनिया के तमाम देश 6th जनरेशन और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत अपने एमका प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो चाइना भी अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम शुरू कर चुका है, रिपोर्ट्स की बात माने तो। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की जो फैसिलिटी है हैदराबाद में, इसका दौरा किया है और यह दौरा क्रमशः जुलाई 23 और 24 के बीच में था। अगर हम इस दौरे की हाईलाइट की बात करें तो सबसे बड़ी रिपोर्ट जो सामने आ रही है पहले वो अस्त्र मिसाइल को लेकर के है, जहां पर DRDL को अस्त्र मिसाइल के प्रोडक्शन की जो क्लियरेंस है ये मिल चुकी है। आप सबको बता दें कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल सुखोई 30 MKI का हिस्सा बन चुकी है, तो वहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस मिसाइल के इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपको इनिशियल टेस्ट के बारे में तो पता ही है, जब तेजस से ये मिसाइल फायर करी गई थी। निकट भविष्य में MiG-29 और भारतीय वायुसेना के जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं इनमें ये मिसाइल इस्तेमाल होती दिखाई पड़ेगी और भारतीय नौसेना के राफेल M फाइटर्स में भी ये देखने को मिलेगी, यानी एक बड़े नंबर में इनका जो प्रोडक्शन है ये शुरू किया जाएगा। वहीं इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया, जहां पर जो एवियोनिक्स का इंडिजनाइजेशन है इसको उन्होंने रिव्यू किया है और साथ ही साथ उन्होंने TSL की जो फैसिलिटी है या प्रोडक्शन लाइन है इसका भी उन्होंने दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने C-295 एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट किया है, जिसका निर्माण भारत में किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय वायुसेना की तरफ से जो प्रोग्राम है इनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि चीज़ें फास्ट ट्रैक हो और तय किए गए समय पर हो, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम को यहाँ पर इंस्पेक्ट किया गया है ये सभी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो अस्त्र मिसाइल हो, चाहे वो C-295 हो या दूसरी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने इंस्पेक्शन किया है। जैसे कि हमने डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में कहा था कि इस समय डसाल्ट एविएशन राफेल फाइटर्स के निर्माण को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और तकरीबन 3 एयरक्राफ्ट प्रति महीने की दर तक प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर डिफेंस न्यूज़ के आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि डसाल्ट एविएशन जो कि राफेल फाइटर्स को के इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, अब ये इनकी स्ट्रगल थोड़ा लंबे समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है ये सप्लाई चेन की वजह से प्रभावित हुआ है। सप्लाई चेन इशूज़ के चलते जो प्रोडक्शन है फिलहाल तो रैंप अप होने में काफ़ी मुश्किलें लग रही हैं, क्योंकि राफेल को लेकर ये कहा जा रहा था कि 3 एयरक्राफ्ट प्रति माह की दर तक ये बनाए जाएंगे, लेकिन क्योंकि सप्लाई चेन इशूज़ से ये जूझ रहे हैं तो ये चीज़ें अब और ज़्यादा डिफिकल्ट बन चुकी हैं। राफेल की बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से इनका प्रोडक्शन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और उसके बाद प्रयास भरसक किए गए हैं कि इन्हें जो है कह सकते हैं लाइन पे लाया जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। आपको बता दें कि राफेल की जो ऑर्डर बुक है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जो कि 223 की संख्या को पार कर चुकी है। इस समय 223 राफेल के जो ऑर्डर्स हैं ये इनके कंपनी के पास उपलब्ध हैं, लेकिन प्रोडक्शन रेट जो है ये काफ़ी दयनीय स्थिति में है। और ऐसे में कुछ तो देश ऐसे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्हें 2027 से 28 तक का इंतजार करना पड़ सकता है राफेल फाइटर्स के लिए। अब यहाँ पर भारत के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि MRFA को लेकर हम लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हमें ये लगता है कि अगर हम MRFA को 2025 में भी फाइनलाइज कर लेंगे तो 2026-27 तक हमें ये एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब 2016 में ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं थे तब भी हमें 2019 में एयरक्राफ्ट मिला था, यानी 3 वर्षों का इंतजार करना पड़ा था।
तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगर भारत MRFA को फाइनलाइज कर भी लेता है और भारत यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन या कोई भी चीज़ कर ले, तब भी भारत को 2 से 3 वर्षों का इंतजार यहाँ पर पहले राफेल के लिए करना पड़ सकता है। इसके अलावा फ्रांस खुद भी इस प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स कर रहा है, जहाँ पर वो F4 स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन के साथ साथ F5 स्टैंडर्ड का जो डेवलपमेंट है वो भी आगे बढ़ा चुका है और वो भी कुछ लिमिटेड नंबर्स में प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो यहाँ पर आने वाले भविष्य में अगर सप्लाई चेन इशूज़ को रिजॉल्व नहीं किया गया तो डसाल्ट एविएशन की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और आपको बताते चले कि हमने तो सिर्फ MRFA की बात करी है, जो कि कब फाइनलाइज होगा इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि इसी वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले राफेल M की जो आधिकारिक डील है ये फाइनलाइज कर ली जाएगी, जहां पर 26 की संख्या में राफेल के जो M वेरिएंट हैं भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि फ्रांस कब तक उन एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर पाता है, क्योंकि INS विक्रांत से राफेल M को ही ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई एयरक्राफ्ट फिलहाल में राफेल M के अलावा यहाँ पर नहीं दिखता, क्योंकि भारतीय नौसेना अभी अपने MiG-29K को यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर रही है। और अगली बड़ी अपडेट लॉकहीड मार्टिन को लेकर आ रही है। हम सब जानते हैं कि हाल ही में लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टिलकिट ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी है और ये एक हाई लेवल मीटिंग थी, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो C-130 जो सुपर हरक्यूलिस है इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी गई है। और इस समय लॉकहीड मार्टिन के जो CEO हैं इन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की एडवोकेसी करी है। उन्होंने कहा है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए सबसे सुटेबल है और वो भारतीय वायुसेना के लिए एक रीजनेबल प्राइस में 60 से 80 की संख्या में C-130 जो सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को प्रदान करना चाहते हैं या इनका निर्माण करना चाहते हैं, और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक कैपेबिलिटी बूस्ट के तौर पर देखा जाएगा। आपको बता दें कि ये प्रपोजल ऐसे समय पर आया है जब ऑलरेडी भारतीय वायुसेना मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो खरीद है इसके लिए कह सकते हैं अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन को जो फियर्स कंपटीशन है ये C-390 मिलेनियम और A400M एटलस से मिल रहा है। हालांकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी तकरीबन 12 की संख्या में इन वर्सटाइल एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती है और कई मौके आए जब इन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। ये अपनी रिलायबिलिटी और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं और हर प्रकार के मिशन इनमें से एग्जीक्यूट भी किए गए हैं। और आपको बता दें कि अगर हम इस पूरे इनको राइवल से कंपेयर करें तो C-130 जो सुपर हरक्यूलिस की जो पेलोड कैपेसिटी है यह सबसे कम है, लेकिन इसके बावजूद भी लॉकहीड मार्टिन का यह कहना है कि इसका जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और भारतीय वायुसेना के पायलट जिस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म से फैमिलियर हैं और जैसे एडवांस एवियोनिक्स और एफिशिएंट परफॉर्मेंस ये देता है, ये भारत के लिए सबसे सूटेबल है और भारत को ये एक रीजनेबल प्राइस में दिया जाएगा। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि वो इंडियन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट भी करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, जहाँ पर वो टाटा के साथ मिल करके इनका निर्माण भारत में करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि भारतीय वायुसेना का डिसीजन क्या आता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान है अपने ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए और माना जा रहा है कि एक बड़ा निर्णय जो है वो कभी भी आ सकता है। लेकिन अभी भी C-390 मिलेनियम यहाँ पर लीड कर रहा है प्रोग्राम को और देखना यह है कि कौन सा एयरक्राफ्ट यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जोरावर लाइट टैंक को लेकर आ रही है। भारत को जोरावर लाइट टैंक एक काफ़ी कैपेबल टैंक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि इसमें कैनन लॉन्च लेजर गाइडेड मिसाइल भी देखने को मिलेगी, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगी जिसे जोरावर लाइट टैंक के मेन गन से फायर किया जा सकेगा। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना ने ये मैंडेट किया था कि उनके जो लाइट टैंक है इन्हें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किया जाए। फिलहाल जोरावर सामहो यानी सेमी एक्टिव मिशन होमिंग मिसाइल जो है इसको इस्तेमाल करेगा और ये मिसाइल ऑलरेडी अर्जुन मार्क 1 टैंक से टेस्ट की जा चुकी है। ये एक वर्सटाइल एंटी आर्मर वेपन सिस्टम है जिसकी रेंज 5 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।